सो मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट के बाद एक प्रॉपर्टी और है बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर की, दैट इज एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट क्या होता है ना, तो बात करते हैं उस पर। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ब्लर हो रही है वीडियो। तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है बेसिकली, जैसे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, है ना, x प्लस आयोटा y, तो बेसिकली एक पॉइंट ही तो होगा वो x कोमा y आर्गन प्लेन में, उस पॉइंट को ओरिजिन से मिला। तो ये जो OZ है ना, इसका एंगल पॉजिटिव रियल एक्सिस से, ये जो थीटा है, इसको बोला जाता है आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज एंगल मेड बाय OZ वेक्टर, एक तरह से वेक्टर की तरह हम बोलें कि वो जो लाइन है, लाइन तो ये भी होती है पीछे, लेकिन हम वेक्टर की टर्म्स में बात करेंगे, बस ये सिर्फ इतना पार्ट है ना, ये जो रे है एक तरह से OZ वेक्टर जो है वो बनाता है एंगल मेड बाय विद पॉजिटिव रियल एक्सिस, इसको बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, अब एक बात बताओ, जैसे मान लो कोई यहां पे है, ये एंगल है π/6, ठीक, यहां पे है कोई पॉइंट, ये एंगल है π/6, तो ये एंगल अपना क्या हो गया 5π/6। या मान लो यहां पे कोई पॉइंट है, यहां पे ये एंगल π/6 है, तो ये एंगल कितना हो गया 7π/6। अब एक बात बताओ, जैसे ये थीटा को π/6 भी बोल सकते हो, वो ट्रिगो में आपने पढ़ा, इसको आप 2π + π/6 13π/6 भी बोल सकते हो, दोनों ही चीजें सही है। यस सर। तो इस प्रकार जो मतलब हम कह सकते हैं, अगर मल्टीपल चॉइस ऑप्शन हो तो आर्ग्यूमेंट अगर इस पॉइंट का π/6 बोले तो भी सही है, 13π/6 बोले तो भी सही है। ऐसे घूम के अगर उल्टे से बात करें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कि माइनस क्या बोलते हैं 11π/6 तो भी सही है, मतलब पहुंचोगे तो आप उसी जगह पे। तो देखा जाए तो आर्ग्यूमेंट सारी सही है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी एक स्टैंडर्ड जो है जिसको बोला जाता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, क्या बोला जाता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, वो जो डिफाइन किया गया ना, वो -π से π के बीच में किया गया है, कि मतलब कोई भी पॉइंट है आपको उसकी वैल्यू -π से π के बीच ही बतानी है, उसको बोला जाता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, और उसी का दूसरा नाम है एम्पलीट्यूड ऑफ जेट, है ना। तो अगला पॉइंट जो मेरा था वो ये कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ argument of z is called amplitude of z and belongs to open -π से π क्लोज। मतलब अगर मान लो कोई पॉइंट यहां है तो एंगल ये देखेंगे, अगर यहां है मान लो तो एंगल ये देखेंगे, लेकिन अगर कोई पॉइंट मान लो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया यहाँ पे, तो आप उसका एंगल ये नहीं बताओगे, कौन सा बताओगे, ये वाला बताओगे, ये वाला माइनस के साथ। ऐसे अगर कोई पॉइंट यहाँ है यहाँ पे, तो उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो आप ये बताओगे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि वो -π से π ओपन के बीच, -π ओपन से π क्लोज के बीच उसका आर्ग्यूमेंट लाई करेगा, जिसको हमने यस प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोला है। तो अगर सिंगल चॉइस में
प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट अवेलेबल है तो हम उसी को आंसर दिया करेंगे, अगर उसने प्रिंसिपल वर्ड मेंशन नहीं किया तो भी, ठीक है ना। चलो, तो अब इसको ध्यान कैसे रखें चारों क्वाड्रेंट्स के लिए, उस पर भी बात कर लेते हैं। याद रखने को आप याद भी रख सकते हो, है ना, हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। कभी भी आपको कोई भी जेड दिया जाए x प्लस आयोटा वाई, आप हमेशा स्टेप 1 क्या करो, थीटा बराबर tan इनवर्स मोड y बाय x निकाल लो, मोड लेके, है ना, y बाय x को डिवाइड करके उसका मोड लेना, तो एंगल हमेशा एक्यूट एंगल आएगा, ठीक है। अब होगा क्या, स्टेप 2, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट ऑफ द पॉइंट x, y। अब इसमें होगा क्या, केस 1, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो क्या होता है, ये उसका x है, ये उसका y है, तो जो आपका tan थीटा से ये जो थीटा आया था y बाय x मोड करके, वो यही एंगल थीटा आया था, तो आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा इस केस में, थीटा हो जाएगा। केस 2 में क्या होगा, अगर आपका पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो वो पॉइंट यहां होगा, तो उसका x कोऑर्डिनेट ये माइनस x ये होगा और y ये होगा, लेकिन जो आपने मोड करके थीटा निकाला है वो तो एक्यूट एंगल है, तो वो ये वाला थीटा आया होगा, ये वाला थीटा आया होगा, तो आर्ग्यूमेंट तो आपका ये है, तो आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या कहलाएगा, पाई माइनस थीटा, अगर z यहां पे है, ठीक है। केस 3, अगर पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो यहां पे होगा पॉइंट आपका z, तो जो आपका थीटा आया ना वो ये वाला थीटा आया होगा मोड लगा के, लेकिन आपको आर्ग्यूमेंट तो ये देना है, तो ये वाला एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा, लेकिन एंगल तो एक क्लॉकवाइज ले रहे हो तो माइनस लोगे, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का आंसर आप क्या दोगे, थीटा माइनस पाई, थीटा माइनस पाई। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट हुआ आपका, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा आपका, माइनस थीटा। क्या ये बात क्लियर है भैया आपकी, ठीक है। तो इसको आप याद भी रख सकते हैं कि सबसे पहले tan थीटा निकाला, मोड निकाल के हमेशा। अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब x और y दोनों पॉजिटिव है, तो एंगल थीटा आंसर। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस थीटा, थर्ड में है तो थीटा माइनस पाई, फोर्थ में है तो माइनस थीटा। हाँ जी, समझ में आ गई ये बात। यस सर। ठीक, इसको अपन एक एग्जांपल से समझ लेते हैं और क्लियर हो जाएगा आपका, कि सपोज मैंने आपको 4 केस दिए ना, एग्जांपल z बराबर है 1 प्लस रूट 3 आयोटा, दूसरे में है माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा, तीसरे में है माइनस माइनस रूट 3 आयोटा, चौथे में है माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा। आपसे पूछा क्या, चारों का आर्ग्यूमेंट बता दो, तो हमने हर केस में क्या करा, tan थीटा मोड y बाय x निकाला, तो हर केस में रूट 3 आएगा, चारों केस में। यस सर। तो एक्यूट एंगल आ गया आपका थीटा बराबर कितना, पाई बाय 3। अब देखो ये चारों एग्जांपल है, मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब फर्स्ट केस में आपने पहचान लिया कि पॉइंट कौन से में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो बस यही आपका थीटा है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आपका क्या हो गया, पाई बाय 3। सेकंड क्वाड्रेंट में आपने पहचान लिया कि वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि x माइनस 1 है, x माइनस 1 है और y रूट 3 है, तो ये है पॉइंट आपका z माइनस 1 कोमा रूट 3। तो आपका जो थीटा है ना वो एक्चुअली ये आया पाई बाय 3। तो बार बार प्लॉट करने की बजाय हमने रटा दिया, मतलब रट लो आप, कि आप डायरेक्ट ऐसे रटना, मतलब समझ के रटना, याद रखना कि आपका आर्ग्यूमेंट का आंसर हमेशा पाई माइनस 3 आएगा इस केस में, पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस पाई बाय 3, तो आंसर क्या आएगा आपका 2 पाई। थर्ड केस में क्या है, ये पॉइंट थर्ड क्वार्टर में पहुंच गया,
-1 इधर और -√3 नीचे यहाँ, तो ये एंगल आपका π/6 आ जाए 3। तो आपका आर्ग्यूमेंट तो ये आएगा 2π/3, लेकिन किसका आएगा, माइनस का। तो वही फॉर्मूले में रखोगे अगर, तो थीटा माइनस मतलब π/3 माइनस पाई, तो आंसर क्या आएगा, -2π/3 आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। और फोर्थ केस में ये पॉइंट यहाँ आएगा, तो यही थीटा आपका आंसर है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आपका क्या है, -π/3। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी कि कोई भी पॉइंट आए तो उसका आर्ग्यूमेंट कैसे निकालना है। आप तो मोड लगा के tan थीटा निकाल लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये, सेकंड में है तो π-θ, थर्ड में तो थीटा माइनस पाई, फोर्थ में है तो माइनस थीटा। ये विल बी योर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। क्लियर है? Yes, sir. ठीक। ठीक है, अब देखो मान लो मैं इसी एग्जांपल की बात करूं दोबारा कि z बराबर जैसे आपका -1 प्लस √3 आयोटा है आपका, या -1 माइनस √3 आयोटा है। आपने पहचान लिया उसकी पोजीशन कहां पे आ रही है, यहां पे आ रही है, और ये वाला थीटा आपका कितना आया, π/3 आया। ये आपका z है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब इसके बारे में वो तीन चीजें पूछ सकते हैं। वो आपसे पूछ सकता है लीस्ट पॉजिटिव एंगल ऑफ जेट, या लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा। लीस्ट पॉजिटिव मतलब 0 से 2π के बीच का एंगल, इट मींस थीटा शुड बिलोंग्स टू 0 से 2π। तो एक बात बताओ, 0 से 2π के बीच में कौन सा ऐसा एंगल है जिसपे सबसे पहले ये आएगा, पाई प्लस π/3, जिसपे ये मिलेगा। तो इसका आंसर 4π/3 दोगे आप। हाँ जी, बोलो। भाई एंगल 4π/3 नहीं है, उसके बाद तो घूम के आओगे तो 2π उसमें जुड़ेगा ना, तो सबसे छोटा एंगल 4π/3 हुआ ना पॉजिटिव। हाँ जी, Yes, sir. हाँ तो बस सिंपल सी बात है, इसमें इतना क्या टाइम लगना है। और अगर मैं इसकी बोलूं जनरल वैल्यू ऑफ थीटा बता दो, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगा भाई, बार बार 2π घूम के आते रहो तो सारे आर्ग्यूमेंट मिलेंगे आपको वही। तो आप बोल सकते हो 2nπ प्लस 4π/3 बोल सकते हो। ठीक है, और अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, या एम्पलीट्यूड पूछा जाए। हाँ जी, तो ये आंसर होगा -π से पाई वाला जो आपको बताया, -2π/3। क्या ये तीनों बातों में फर्क समझ में आ गया कि आर्ग्यूमेंट तो ये सारे ही हैं, उसमें लीस्ट पॉजिटिव होता है 0 से 2π के बीच, और स्टैंडर्ड जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है, या अगर कुछ ना बोले सिर्फ आर्ग्यूमेंट पूछे -π से पाई के बीच जो आप आंसर देते हो उस हिसाब से देना पड़ेगा। तो इसका आंसर -2π/3 आएगा। क्या ये बात क्लियर है? Yes. ठीक, नोट कर लो इसको।
नोट हो जाए तो बता देना भैया, आगे चलें फिर। कर लिए सर नोट। ठीक। आर्ग्यूमेंट ऑफ वन प्लस √3 आयोटा प्लस आयोटा माइनस √3 अपॉन 2 √2 क्या हुआ? तो इसको x प्लस आयोटा भाई में थोड़ा बनाओ, तो ये क्या लिखा? आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस √3 अपॉन 2 √2 प्लस आयोटा के साथ √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2। क्या आपको ये दिख रहा है कि ये चीज नेगेटिव है और ये चीज पॉजिटिव है? इट मींस ये सेकंड क्वाड्रेंट है। हाँ जी, बोलो। ये x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट है ये। x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। यस सर। तो हमने क्या बोला? tan थीटा निकाल लो पहले, मोड y बाय मोड x। तो क्या आ जाएगा? √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। ये आ जाएगा। यस सर। ये कौन सा स्टैंडर्ड एंगल होता है? 75 डिग्री। 1075। हाँ जी, 1075 डिग्री। तो ये 75 डिग्री है और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो 75 तो ये होगा। तो आर्ग्यूमेंट आपका क्या होगा? पाई माइनस थीटा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना हो गया? 180 माइनस 75, दैट इज 105 डिग्री। क्लियर है? इसका बता दो आर्ग्यूमेंट। 1 प्लस कॉस 6 पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन 6 पाई बाय 5। पहले ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। 6 पाई बाय 5 को आप क्या लिख सकते हो? पाई प्लस पाई बाय 5। तो 1 प्लस कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो ये क्या बन गया? 1 माइनस कॉस पाई बाय 5 प्लस आयोटा, साइन भी माइनस में आएगा, तो माइनस आयोटा साइन पाई बाय 5। क्या ये लिखा हुआ है? यस सर। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? ये पॉजिटिव होगा, एक से छोटा ही होगा। ये नेगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फोर्थ। तो आप एक्यूट एंगल निकाल लो tan थीटा, वहां से जो थीटा आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा माइनस के साथ। तो tan थीटा बराबर मॉड साइन पाई बाय 5 अपॉन 1 माइनस कॉस पाई बाय 5। माइनस माइनस तो उड़ा दो बस। ये क्या है? साइन पाई बाय 5 अपॉन 1 माइनस कॉस पाई बाय 5। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? बोलिए। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है हमने, कुछ स्टैंडर्ड मैनिपुलेशन सीखी थी वहां, तो इसको देख के कुछ याद आ रहा है कि क्या करना चाहिए?
सर इसमें अगर हम पाई बाय 5 को पाई बाय 10 में ले जाएं कि साइन 2 थीटा तो उसका 2 साइन थीटा cos थीटा हाफ एंगल एंड फॉर्मूला यूज नीचे कर लो, तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ऊपर बन जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, 2 साइन से 2 साइन गया, ये बन गया आपका कॉट पाई बाय 10। थीटा अभी भी नहीं निकला तो इसको क्या, इसको 10 में लेके जाओ, इसको क्या लिख सकते हो आप 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो यहाँ से अपना थीटा आ जाएगा एक्यूट वाला, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 10, एलसीएम लिया 10, 5 पाई माइनस पाई 4 पाई बाय 10, तो दैट इज 2 पाई बाय 5 आ गया, 2 पाई बाय 5 आ गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है माइनस थीटा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना हो गया माइनस 2 पाई बाय 5। क्लियर है? यस सर। ठीक। नेक्स्ट है इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, बता दें इसे। यस सर। यस सर। ठीक। या उससे पहले एक दो छोटी छोटी बातें और एग्जांपल्स के थ्रू ही कर लेते हैं उसको, प्रॉपर्टीज में क्या लिखना है। अगर मैं आपसे पूछूं आर्ग्यूमेंट ऑफ 7, आर्ग्यूमेंट ऑफ 3 आयोटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ -2 आयोटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ -5, आर्ग्यूमेंट ऑफ 0, क्या होगा भाई? 7 एक प्योरली रियल नंबर है तो वो यहां होगा, यहां, तो इसका इससे एक्सिस क्या होगा, 0 होगा, 0 एंगल। और यस सर। -5 यहाँ है तो ओआर वेक्टर इधर होगा और उसका इस एक्सिस से एंगल देखोगे तो पाई बनेगा। 3 आयोटा ऊपर है तो एंगल पाई बाय 2 आएगा, -2 आयोटा नीचे है तो एंगल -पाई बाय 2 आएगा। तो इससे हम ये ध्यान रख सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ प्योरली रियल नंबर जो होता है वो 0 या पाई होता है, और आर्ग्यूमेंट ऑफ प्योरली इमेजिनरी जो नंबर होता है वो पाई बाय 2 प्लस माइनस होता है ना, ऑब्वियसली प्योरली रियल बट नॉन जीरो नंबर की बात है। और अगर मैं बोलूं आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 तो नॉट डिफाइंड, 0 से 0 वेक्टर बनेगा ही नहीं ना, उस पॉइंट का उस लाइन से एंगल 0 ले लो, पाई बाय 2 ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे वेक्टर्स में आपने पढ़ा होगा दो वेक्टर के बीच एंगल डिफाइंड होने के लिए वेक्टर्स नॉन जीरो होने चाहिए, वैसे ही यहाँ पे ये तो 0 वेक्टर बन गया तो उसका एंगल आर्ग्यूमेंट नॉट डिफाइंड है। ठीक है, चले। यस सर। ठीक, so next is properties of argument। ठीक है, एक चीज मोटे मोटे तौर पे ये ध्यान रखें कि जो लोग की प्रॉपर्टीज होती है ना, लोग की हमने बेसिक में जो पढ़ी है, कुछ कुछ वैसी प्रॉपर्टीज ये फॉलो करता है आर्ग्यूमेंट। ठीक है ना, जैसे मान लो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, तो इसका आंसर होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक चीज है कि ये इक्वेशन जरूरी नहीं है कि हमेशा ट्रू हो। ठीक है, कारण आप ऐसे समझें,
प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के टर्म्स में ये ट्रू नहीं है हमेशा, है ना। कैसे? जैसे मान लो एक Z1 है एक बंदा, ये Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्ग्यूमेंट है 2π/3, ठीक है, और Z2 है एक जिसका आर्ग्यूमेंट है 5π/6, ठीक है। आपने दोनों को जोड़ दिया, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, तो आपका आंसर क्या आएगा? 2π/3 प्लस 5π/6, 6 कॉमन आएगा, 3 2 ज़ा 4π, 6 5π, 9π/6, तो 3π/2 आ जाएगा आंसर। 3π/2 कहां पे आएगा? यहां पे। अगर यहां पे आएगा वो हो गया किसका? Z1 Z2 का आर्ग्यूमेंट हो गया, ठीक है। पहली बात तो कुछ लोगों को लगेगा कि सर ये चीज आई कैसे? आने के लिए देखो अभी अपने यूलर फॉर्म नहीं पढ़ी है ना, यूलर फॉर्म कह लो या पोलर फॉर्म कह लो, वो पढ़ने के बाद ये इजीली एक्सप्लेन हो जाता है कि हाँ ये भाई कैसे आता है, ठीक है। वो अभी के लिए आप छोड़ो एक बार। अब हम तो बात ये कर रहे हैं कि क्या ये इक्वेशन हमेशा ट्रू है, उसमें मैं फर्क समझा रहा हूँ क्या है कि ये ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लो Z1 का आर्ग्यूमेंट 2π/3 हुआ, Z2 का आर्ग्यूमेंट 5π/6 हुआ, और दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो राइट साइड से आंसर क्या आना चाहिए? 3π/2 आना चाहिए। लेकिन Z1 Z2 पॉइंट यहां होगा, आर्ग्यूमेंट जिसका 3π/2 होगा, उसका आंसर आप क्या दोगे? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट -π/2 नहीं दोगे? तो इसका आर्ग्यूमेंट आप क्या दोगे? -π/2 दोगे। क्या -π/2 और 3π/2 बराबर होते हैं क्या? तो ये चीज बराबर नहीं है, बट कभी कभी सही भी हो सकती है। सपोज इसका आर्ग्यूमेंट π/6 हो जाए, इसका आर्ग्यूमेंट भी π/6 हो जाए, तो दोनों का सम कितना आएगा? 120। तो जो नंबर होगा जिसका आर्ग्यूमेंट 120 है, उधर से भी 120 आएगा, तो इधर से भी 2π/3 आएगा, इधर से भी 2π/3 आएगा। तो इस केस में तो सही हो गया, लेकिन इस केस में वो सही नहीं है। तो ये इक्वेशन हमेशा ट्रू नहीं है। जिसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक्चुअली हमें ये बोलना पड़ता है कि +2k पाई का एडजस्टमेंट। मान लो यहां से 3π/2 आ गया, तो पोजीशन तो सेम जगह पहुंच गए, लेकिन वो लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर नहीं है, क्योंकि वहां हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बताएंगे -π से पाई के बीच, और यहाँ पे उनको जोड़ के कुछ और आंसर आएगा। तो दोनों को बराबर करने के लिए हमें 2k पाई का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे k की वैल्यू -1 लेके -2π करोगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। इस केस में k की जगह -1 ले लिया, इस केस में आपको k की जगह 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जगह से ऑलरेडी बराबर आ चुका है। तो मैं ये कह रहा हूं, इसलिए दोनों तरफ से आपको 2k पाई का एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, k बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो हमेशा ये चीज इसके बराबर नहीं होती है, ध्यान रखें। +2k पाई का फैक्टर एडजस्टमेंट के लिए आएगा किसी k के लिए, ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टी मोटे मोटे तौर पे log की तरह याद रखें कि log a इंटू बी बराबर log a प्लस log b होता है, जैसे उस तरह से हो गया, ठीक। वैसे ही अगर मैं कहूं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 क्या होता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस 2k पाई का एडजस्टमेंट। तीसरी चीज आर्ग्यूमेंट ऑफ, अब जैसे जो अपन ने ये जो चीज बोली है ये 2 के लिए वैलिड है, तो ये आप कितनों के लिए भी बोल सकते हो, उसमें कोई खास बात नहीं है। तो इसको ना लिखे तो भी आपको समझ जाना चाहिए। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 से लेके आर्ग्यूमेंट ऑफ Zn प्लस 2k पाई, किसी ना किसी के लिए भी एडजस्ट हो जाएगा। प्लस जैसे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z की पावर n है, तो log में जैसे n आगे आ जाता है तो n आगे ले लो, n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। क्यों? इसको क्या लिखोगे? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z कितनी बार? n टाइम्स, तो आएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z कितनी बार? n टाइम्स, तो n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस 2k पाई, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार क्या होता है? कल हमने बताया था कि अगर Z यहां है तो Z बार नीचे होगा। मान लो ये π/6 है, तो इसका आर्ग्यूमेंट -π/6 बोलना सही है। लेकिन अगर मान लो यहां है, यहां ये है 2π/3, ठीक, और ये होगा आपका -2π/3,
तो इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो इसका नेगेटिव होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा हमेशा। तो सीधी सी बात है, अगर यहां होगा -0 से π/2, उसकी इमेज यहाँ आएगी, वो 0 से π/2 जाएगा, वाइस वर्सा भी सही है। और अगर यहाँ होगा तो उसका π/2 से पाई के बीच जाएगा, इधर -π/2 से -π के बीच जाएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बराबर माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ऐसे अगर मैं बोलूं आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जो अब बोल सकते हैं माइनस जेड है, अब उसमें भी क्या फर्क है, ध्यान से समझो इसको। जैसे जेड यहां है अगर, तो माइनस जेड यहां हो जाएगा। अगर इसका आर्ग्यूमेंट π/6 है तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, उसमें पाई जोड़ के आएगा, लेकिन वो प्रिंसिपल नहीं होगा। प्रिंसिपल के लिए फिर आपको -π करना पड़ेगा। ठीक है ना भाई, इसका आर्ग्यूमेंट से इसके आर्ग्यूमेंट तक जाने में आपको -π जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा -5π/6। तो इन दोनों का मतलब इसके आर्ग्यूमेंट में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, -π जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपको इसका आर्ग्यूमेंट आएगा। ऐसे ही मान लो इधर है जेड, ये है आपका 5π/6, अब इसमें -π जोड़ोगे तब जाके आपका आर्ग्यूमेंट आएगा -π/6। तो अल्टीमेटली आपको क्या पता चला कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जो माइनस जेड है वो होता है -π प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज पॉजिटिव, 0 से π के बीच है। अगर वो -π से 0 के बीच है तो क्या होगा भाई, इधर है तो उसमें पाई जोड़ना पड़ेगा। तो आप पाई जोड़ोगे किसमें, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड में, इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आपका नेगेटिव है। तो इसको ऐसे कॉमन प्रॉपर्टी से भी बता सकते थे कि आपको ऐसे लिख सकते हो माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस 2k पाई, तो के की वैल्यू के लिए एडजस्ट कर जाएगा। बट डायरेक्ट पूरा प्रॉपर रखना हो तो ये बात एकदम सही है हमेशा कि माइनस जेड का जो आर्ग्यूमेंट है माइनस जेड का, वो पाई जोड़ने पे आता है अगर उसका खुद का आर्ग्यूमेंट नेगेटिव हो, और अगर खुद का पॉजिटिव हो तो पाई घटाने पे आता है। और खुद का पॉजिटिव या नेगेटिव मतलब वो स्टैंडर्ड -π से π के बीच है। बट अगर ये स्टैंडर्ड नहीं है तो ये इक्वेशन हमेशा ट्रू नहीं है, फिर तो हम यही बोलेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड बराबर पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस 2k पाई, ऐसे एडजस्टमेंट होगी आपकी। ठीक है ना, तो ये चीज सही है, और ये फिर 2k पाई एडजस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि कल को ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्रिंसिपल रेंज में हो या ना हो, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक है, एक चीज और देख लें, आर्ग्यूमेंट ऑफ के जेड क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ के जेड मतलब उसके के अगर पॉजिटिव है, देखो अगर जेड ये है तो 2z यही होगा, एक तरह से वेक्टर को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। और अगर जेड ये है और -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इधर आ जाएगा। तो के जेड का आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ही रहेगा अगर के पॉजिटिव है तो, और अगर के नेगेटिव है तो फिर वो उसमें पाई जोड़ के आएगा, पाई प्लस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस 2k पाई इफ के इज लेस देन 0, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये हो गई अपनी प्रॉपर्टीज। इसका यूज देख लेते हैं भाई किस तरह के एग्जांपल्स में कैसे आएगा। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। ठीक,
ठीक है, देखो अब इसमें क्या है, ये मान लो z1 है, ये z2 है, ये z3 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस रूट 3 आयोटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ठीक है, अब इसमें क्या है भाई, 1 प्लस आयोटा मतलब इसका आपको पता है tan थीटा निकालोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये तो पॉइंट यहाँ आया, तो इसका एंगल तो कितना आ गया, पाई बाय 4 आ गया। ऐसे ये भी फर्स्ट है, 1 बाय रूट 3, ये कितना आ गया, पाई बाय 6 आ गया, इसका कितना है, थीटा आ गया, तो आर्ग्यूमेंट कितना हो गया 5 पाई बाय 12 प्लस थीटा, ये आर्ग्यूमेंट हो गया। अब ये प्रिंसिपल है या नहीं है वो नहीं बता सकते क्योंकि वो थीटा पे डिपेंड करता है, बट हमने आर्ग्यूमेंट का आंसर दे दिया। ऐसे देखो, अब ये एक मोड है, मोड के अंदर कुछ भी हो, किसी भी चीज का जो मोड है वो एक रियल नंबर होगा या नहीं होगा, बोलो। इसका जो मोड है वो 0 या 0 से बड़ा होगा या नहीं होगा, सर होगा। तो बस, तो वो कुछ भी होगा, 1 2 3 4 5, तो वो तो एक प्योरली रियल नंबर है, पॉजिटिव, उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, 0। आर्ग्यूमेंट क्या होगा, 0। मतलब आप ये बोल सकते हो कि आर्ग्यूमेंट ऑफ मोड जेड तो हमेशा 0 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ उसको छोड़ के जब जेड 0 नहीं है। ठीक है, ऐसे अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाओगे तो लोग लगाओगे तो 4 आगे, 4 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ रूट 3 माइनस आयोटा प्लस 5 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 प्लस 2 आयोटा माइनस, ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर की वजह से ये -3 आगे आ गया, और इनटू आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस रूट 3 माइनस 3 आयोटा। ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो। अब सबका अलग अलग आर्ग्यूमेंट निकाल लो। देखो, इसका आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए अपन फटाफट क्या करेंगे, tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 बाय रूट 3 आएगी, मोड के साथ 1 बाय रूट 3 आएगी। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट है तो एंगल कितना आएगा, -π/6 आएगा इसका आर्ग्यूमेंट। तो 4 टाइम्स -π/6 प्लस 5 टाइम्स 2/2 tan थीटा 1 आ गया, 45 डिग्री आ गया, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसका 45 डिग्री ही होगा, मतलब π/4 ही इसका आर्ग्यूमेंट होगा। फिर -3, अब इसका फटाफट वो निकालिए tan थीटा निकालिए मोड y/x, तो 3/√3 आ गया, मतलब एंगल आ गया π/3। लेकिन ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है, थीटा माइनस पाई, तो कितना आएगा -2π/3, -2π/3। क्या ये तीनों अलग अलग निकालना समझ में आ गया जो हमने इतनी देर में बताया? हाँ जी सर। बस, तो इसको सॉल्व कर लो, तो -2π/3 प्लस 5π/4 प्लस 2π, तो ये आ गया आपका, ये 2π को हटाओ, ये यहाँ से 3 4 12 -8π 15π प्लस 2π, तो ये कितना आ गया 7π/12 प्लस 2π। एक बात बताओ, 2π प्लस 7π/12 यहाँ आएगा, तो इसका एंगल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट 7π/12 नहीं आएगा, तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड क्या आ गया 7π/12। ठीक है,
सही है। हाँ जी सर। ठीक। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपको दिक्कत पता है क्या आएगी? सर रुक जो नोट कर ले। कर लो। हो गया सर। ठीक। अब अगले में क्या दिक्कत आएगी? अगले में आपको ना ये जो अभी तक क्या था, इसका प्लस इसका माइनस इसका, वो सभी एंगल सुंदर सुंदर मिल रहे थे, स्टैंडर्ड 30, 45, 60, 90, तो उनको जोड़ने तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन यहाँ पे आप सोचो अगर आप प्रॉपर्टी लगाओगे तो पहले में क्या मिलेगा? एंगल 2√3/2 √3 मिल जाएगा। तो पहला तो मिल गया π/3, प्लस अगले में क्या मिलेगा? tan इनवर्स 4/3। फिर थर्ड वाले में क्या मिलेगा? देखो थर्ड वाला है tan इनवर्स 1/5 आ गया एंगल थीटा, और वो क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल आएगा माइनस थीटा, तो आएगा प्लस, मतलब एंगल आएगा, आर्ग्यूमेंट आएगा माइनस थीटा, है ना? तो माइनस tan इनवर्स 1/5। फिर इसकी वजह से एक माइनस तो आएगा ही, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 3 आयोटा माइनस 4 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + 5 आयोटा। ये फॉर्मूला लगाया आपने, इसका आर्ग्यूमेंट भी आपने निकाला, tan थीटा 4/3 आ गया, tan थीटा 4/3 आ गया, और ये क्वाड्रेंट फोर्थ है तो माइनस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस tan थीटा tan इनवर्स 4/3। ये फर्स्ट है तो माइनस tan इनवर्स 1/5, ठीक है, माइनस tan इनवर्स 1/5 tan इनवर्स 4/3 π/3, इस तरह से ऐसा कुछ गंदा सा काम आएगा। और इसके लिए आपको क्या किसकी जरूरत पड़ेगी? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, जो अभी आपको आता नहीं है। और दूसरी बात, फिर भी कोशिश करें कि ये करने की जरूरत ना पड़े। हो सकता है क्वेश्चन में कोई जुगाड़ हो, कोई मैनिपुलेशन हो जो आपको दिख ना रही हो, कि भाई सीधा अलग अलग बच्चे को करना आता है और अलग अलग में गंदे गंदे एंगल आ गए। अब गंदे गंदे एंगल आ गए तो वो फंस गया यहाँ पे, और अगर मान लो 12th भी कर लेगा उसके बाद फिर इसको भी आगे प्रोसीड करना तो एक लेंदी टास्क हो जाएगा। तो हो सकता है कि ऐसे ही हो, बट हो सकता है कि क्वेश्चन इसके बिना ही हो रहे हो। और जैसे अभी की तारीख में आपको ये आता नहीं है तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन बिना इसके होगा, आपको इस सब की करने की जरूरत नहीं है। तो वो शिकारी क्या है, शिकार बना, वो मैनिपुलेशन है, उसमें थोड़ी शिकारी आंखें देखो। अब ध्यान दो, 3 4 आयोटा 3 आयोटा 4, थोड़ा सा माइनस का एक्सचेंज है, तो क्यों ना मैं इसको रैशनलाइज कर दूं, मतलब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं। हाँ जी, तो शिकारी मेथड क्या है? आप क्या करोगे, इसमें 3 आयोटा + 4 से ऊपर नीचे गुना कर दो, और इसके कॉन्जुगेट से गुना कर दो, 1 - 5 आयोटा 1 - 5 आयोटा। देखते जाओ क्या होगा। 3 आयोटा -4 3 आयोटा + 4, नीचे जाके क्या बन जाएगा? 16 - 9 7 बन जाएगा भाई। 3 आयोटा + 4 मतलब 3 आयोटा का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, 16 - 9 -25 बन जाएगा। और दूसरा बन जाएगा 1 का स्क्वायर -5 आयोटा का स्क्वायर। ऊपर देखो क्या होगा, 2 + 2 √3 आयोटा को अलग पड़े रहने दो, इन दोनों को गुना करो, इन दोनों को, तो अंदर क्या होगा? 3 3 9 आयोटा प्लस 3 4 12 प्लस 4 3 12 आयोटा स्क्वायर -12, और प्लस 4 4 4 आयोटा 16 आयोटा। ऐसे दूसरा, इसको इससे गुना करो, तो 5 - 25 आयोटा, उसके बाद माइनस आयोटा, और माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर -5, ये आ गया। देखो इसमें ये 5 कट गया, इसमें ये 12 कट गया, 16 और 9 25 आयोटा हो गया ऊपर, और इनटू में माइनस ये 26 आयोटा हो गया। और नीचे देखो -16 -9 -16 और -9, नीचे कितना हो गया? -25, नीचे कितना हो गया? -25,
और यहाँ से कितना आएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 25 प्लस 1 26, ये 26 और ऊपर बच गया ये 2 प्लस 2 रूट 3 आयोटा। ध्यान दो ये माइनस 26 से माइनस 26 गया, 25 से 25 गया, आयोटा स्क्वायर कितना हो गया -1, तो ये क्या बचा -2 माइनस 2 रूट 3 आयोटा। तो सीधा यहाँ से आप निकालोगे tan थीटा मोड निकालोगे 2 रूट 3 बाई 2, तो रूट 3 आ गया मतलब पाई बाई 3 और ये क्वाड्रेंट कौन सा है थर्ड, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या आ गया -2 पाई बाई 3। क्या बात समझ में आ गई आप? बोलो। हाँ जी भाई मैंने नीचे वालों को रैशनलाइज कर दिया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया इसको, उससे क्या है इजी हो गया, छोटा हो गया, स्टैंडर्ड एंगल में आ गया। अदरवाइज आप फॉर्मूला लगाओगे जब तक मैनिपुलेशन ये नहीं करोगे फिर आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी जो थोड़ी मुश्किल है और आज की तारीख में तो हमें आती भी नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? सर आपकी वीडियो स्टक होगी। हाँ तो अब सुन लो भाई, इसको रैशनलाइज कर दिया, उसके बाद इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके ये सिंप्लीफाई हो गया, तो ये इजी है कंपेरेटिव टू अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, ये tan इनवर्स 4/3 tan इनवर्स -1/5 ये सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन होगी। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ जी। अब ये तो मैंने थोड़ा सा लेंदी करा, थोड़ा और स्मार्ट बच्चा होता ना वो थोड़ी कैलकुलेशन और अच्छे से देख सकता था। वो पता क्या देखता, वो ये देखता कि यार देखो सर इधर है 3 + 4 आयोटा, नीचे है 3 आयोटा -4, दूसरे में है 5 माइनस आयोटा और नीचे है 1 + 5 आयोटा। तो अगर हम ध्यान से देखें इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें आयोटा 3 के साथ है, इसमें 4, इसमें 3 के साथ है, इसमें 4 के साथ है। तो मैं चाहूंगा इसमें भी 3 के साथ हो जाए, तो मैं इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे। अगर मैंने ऊपर आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर क्या बन जाएगा 3 आयोटा और आयोटा स्क्वायर -4, 3 आयोटा -4, तो ऊपर नीचे सेम बन गया, कट गया। ऐसे मैंने इसको आयोटा से गुना कर दिया, इसको आयोटा से गुना कर दिया, क्योंकि इनमें आपस में एक्सचेंज हो रहा था, तो ऊपर बन गया 5 आयोटा और +1 और नीचे ये भी क्या बन गया 5 आयोटा +1, ये भी ऊपर नीचे कट गया। अब नीचे क्या बचा 1 आयोटा आयोटा स्क्वायर -1 बच गया, -1 ऊपर भेज दिया, तो अल्टीमेटली -2 रूट 3 आयोटा। यही छोटा सा नंबर बस ये है, उसको जबरदस्ती फैला के लिखा हुआ था, तो अब उसको स्मार्टली तोड़ लो। जैसे इसमें तो स्टैंडर्ड एंगल लग जाएंगे, सीधा सीधा जुड़ जाएंगे, इसमें स्टैंडर्ड एंगल नहीं बन रहे हैं इनके, तो वो जुड़ेंगे नहीं आपसे। इनवर्स के चक्कर में फंसने से अच्छा है पहले मैनिपुलेट करके उसको कंपेरेटिव थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आओ, देन आर्गुमेंट आपका इजीली आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो बहुत है आज के लिए, इतना एम्पलीट्यूड वे जो बात करनी थी हो गई, बाकी की बातें अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।